Syllabus is such an integral part of your preparation that if you understand the syllabus well, half the job is done. बट कहीं ना कहीं हम सिलेबस को समझने में कुछ गलतियां करते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बहुत सारे मिथ्स हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम सिलेबस को अच्छे से समझ ही नहीं पाते। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से मिथ हैं जो आपको रिजॉल्व करने होंगे। और ये वीडियो आप क्यों देखें? आप बोलेंगे सर सिलेबस पे तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बट ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ ये शायद आपको अभी भी इनके आंसर नहीं पता है। क्या फेज वन का कोई सिलेबस नहीं है? मैं आपको दिखाऊंगा कि फेज वन का सिलेबस है, बकायदा है। अगर आप उसको समझेंगे तो फेज वन का कवरेज हो जाएगा। क्या आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है वो बैंकिंग एग्जाम जैसा होता है, उससे डिफरेंट होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है हम देखेंगे। क्या हमें अलग करना पड़ेगा? बहुत सारे बच्चे बैंकिंग और यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। विल दोस करंट अफेयर्स सफाइस फॉर आरबीआई ग्रेड बी? बिल्कुल नहीं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों और हमें क्या अलग करना पड़ेगा। क्या आप आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन में जो फेज टू का सिलेबस दिया हुआ है, कैन यू जस्ट स्टिक टू इट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन? द आंसर इज नो। दैट इज जस्ट इंडिकेटिव, नॉट एग्जॉस्टिव। अगेन आई विल शो यू हाउ। और बहुत सारे लोग जो नॉन फाइनेंस नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको लगता है कि पता नहीं जो ईएसआई और फाइनेंस में सिलेबस गिवन है वो हम कैसे करेंगे, कैसे ही समझ पाएंगे, कैसे ही compete करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखने में जैसे हाथी के दांत कुछ और होते हैं और एक्चुअल में कुछ और होते हैं, ऐसे ही इस सिलेबस के पर्सपेक्टिव को अगर आप समझेंगे कि देखने में बड़ा लगता है कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है, बट एक्चुअल में पेपर के लेवल के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगले 15-20 मिनट में ये सारे पॉइंट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा एक फ्री आरबीआई ग्रेड बी कोर्स है। अब क्या ये फ्री आरबीआई ग्रेड बी कोर्स बिल्कुल फ्री है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है हम आपको सारा कोर्स फ्री दे रहे हैं। ये एक तरह का एक स्टार्टअप पैक आप समझ लिए जो आपको आपकी डायरेक्शन में लेके जाएगा। जैसे कि इस फ्री कोर्स में आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके मन में एग्जाम को लेकर, पैटर्न को लेकर, डेट्स को लेकर, वो हम क्लियर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, सर मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मेरे फाइनल सेमेस्टर में 60% नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? फेज टू के पैटर्न को लेके डाउट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का एग्जैक्टली कितना मिक्सचर रहता है, वर्ड लिमिट क्या रहती है, एग्जामिनेशन की डेट्स क्या रहती हैं, वैकेंसीज कैसे आती हैं। तो ये सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। फिर बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट्स रिलेटेड डाउट भी होते हैं, जैसे कि क्वांट एंड रीजनिंग आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। तो ये क्वांट एंड रीजनिंग आरबीआई ग्रेड बी में क्या सेम है या डिफरेंट है, ये आपको यहाँ समझाया जाएगा। जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं हमारे एफएम और ईएसआई, क्या आप इस बैकग्राउंड से ना होकर भी इनको कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या पढ़ना होगा, कितना डेप्थ में पढ़ना होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। और लास्ट में ये मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कोर्स लें, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं यही नहीं कहूँगा कि हम बेस्ट हैं, बट आपको ये चुनना होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो इस कोर्स में हमने बहुत सैम्पल मटेरियल दिया है जिसको आप देख सकते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, कि आपको उससे समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है, सो दैट यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर यू कैन ट्रस्ट अस एंड वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ एडुटैब फैमिली और नॉट। तो ये फ्री कोर्स में आज ही एनरोल करें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो अब हम मिथ्स पर वापस आते हैं। सबसे पहला मिथ जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, लोगों को लगता है कि फेज वन का कोई सिलेबस ही नहीं है। It's true that there is no syllabus which is given in the notification, but again, if you analyze the previous year papers of past 5 to 7 years, you can easily derive that these are the topics that are being asked in your exam. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के टॉपिक्स मैंने यहाँ दिए हैं, आप वीडियो को पॉज कर कर इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं। सो ये सिलेबस है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी सिलेबस को आप पूरा कीजिए। नेक्स्ट मिथ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मैंने आरबीआई ग्रेड बी का क्वांट करना है बट मैंने बैंकिंग का कर रखा है, विल इट सफाइस? तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो शायद टॉपिक बैंकिंग में भी यही आते होंगे, बट बैंकिंग में जो लेवल है, ठीक है, बैंकिंग में जो लेवल है वो आपका एसबीआई पीओ मेंस का जो लेवल है वही आपका आरबीआई ग्रेड बी में है। ठीक है, क्लर्क का लेवल या एसबीआई पीओ प्री का लेवल आरबीआई ग्रेड बी में नहीं आता, मेंस का लेवल आता है और आप मेंस का लेवल जानते हैं। तो ये तो लेवल के रिगार्डिंग आपका मिथ मैंने क्लियर कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि
अगर आपकी मेंस लेवल की भी तैयारी है तो आरबीआई ग्रेड बी में आप थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी से ज़रूर जाइए, क्योंकि जैसे मैं क्वांट का एग्जांपल लूंगा, क्वांट में आपको वहां पे 25 मिनट में 30 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और 25 मिनट में 30 क्वेश्चन करने तो मतलब मैं बोलूँगा मुश्किल नहीं, पॉसिबल है, बिकॉज लेवल बहुत हाई है। तो हम कुछ लिमिटेड 7-8 क्वेश्चंस ही कर पाते हैं, ठीक है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है। अब इन 7-8 क्वेश्चंस करने के लिए अगर आप सारे चैप्टर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बट मेरी ये एडवाइस होगी आप लिमिटेड चैप्टर्स कीजिए। बट जो भी चैप्टर्स आप करें आप उनको बहुत अच्छे से करें, उन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करें, डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस करें, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस पर चैप्टर सॉल्व करें, क्योंकि वही चैप्टर आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होंगे और उन्हीं चैप्टर से आपको क्वेश्चंस उठा के सेलेक्ट करने होंगे। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं: टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशो प्रोपोर्शन, डीआई, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, यहाँ पे आप इसको एवरेजेस लिख लीजिए, एवरेजेस, या फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कीजिए। बाकी टॉपिक्स अगर आपको आते हैं वेल एंड गुड, बट इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। नाउ सिमिलरली व्हाट आई वांट टू टेल यू फॉर रीजनिंग इज, ठीक है, रीजनिंग के लिए मैं यही बताऊंगा कि रीजनिंग में भी आपके एग्जाम में 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आते हैं। अब 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पॉसिबल नहीं है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे होते हैं। किस पे होते हैं? पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे। अब पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा चीज़ है जो एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं होती है, तो मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि भैया आप इन टॉपिक्स को पहले कर लें जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स के अलावा हैं। हालांकि 60 में से 30 क्वेश्चंस आपके मिनिमम पजल्स पे आएंगे और इन टॉपिक्स पे सिर्फ 30 क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आप ये भी अच्छे से कर लें तो आपका कट ऑफ जो 15 से 20 मार्क्स का रहता है वो 60 में से क्लियर हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो ये अप्रोच हम रख सकते हैं। बाकी बैंकिंग में पीओ मेंस लेवल की तैयारी कीजिए, नहीं तो आप प्री लेवल या क्लर्क लेवल की तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। फिर दूसरा मिथ लोगों को होता है कि हमने करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं बैंकिंग या यूपीएससी के, क्या फेज 1 में जीएस सेक्शन में सेम करंट अफेयर्स आएंगे? देखिए, अब आरबीआई में जो आपके फेज 1 में करंट अफेयर्स आते हैं वो ये एरियाज आते हैं: स्कीम्स, रिपोर्ट्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, फाइनेंस करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, नॉर्मल करंट अफेयर्स, या फिर स्टैटिक पार्ट। अब नॉर्मल करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट आपका बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बाकी भी आते हैं बट ये लोग मेनली प्रिपेयर करके जाते हैं। नॉर्मल करंट अफेयर्स मतलब आपके अवार्ड्स, ऑब्चुरीज, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड एक्सरसाइजेज, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, जो नॉर्मल होते हैं। अब बैंकिंग में ये ज़्यादा आते हैं, बट आरबीआई में अगर आप इसका वेटेज देखेंगे ये सिर्फ 80 में से 15 मार्क के आएंगे। और स्टैटिक पार्ट भी आपका जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंकिंग में, स्टैटिक पार्ट से मतलब होता है डैम्स, रिवर्स, फोक डांसेस, एयरपोर्ट्स, रीजनल फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट। वेयर एज यहाँ पे जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के, वो पूछा जाता है। तो ये दो एरियाज बैंकिंग में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बट इसका आरबीआई में ज़्यादा वेटेज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप आरबीआई में देखेंगे तो 80 में से अराउंड 30 प्लस क्वेश्चंस, मतलब 40% पेपर आपका या तो आरबीआई नोटिफिकेशंस पे आ रहा है या फाइनेंस करंट अफेयर्स पे आ रहा है। सो दीज आर द मेन एरियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड ईएसआई करंट अफेयर्स। और स्कीम्स को हम बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बट इनका वेटेज अब उतना नहीं रहा है जितना पहले रहता था। तो ये किसी टाइम पे, आज से 2 साल पहले आरबीआई में 15 से 20 मार्क की स्कीम्स आया करती थी फेज 1 में, बट इनका वेटेज कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स रिड्यूस हो रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग के करंट अफेयर्स पढ़कर आपका नहीं होने वाला है। आरबीआई नोटिफिकेशंस और फाइनेंस करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स पे भी बहुत अंदर जाके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ईएसआई करंट अफेयर्स और स्कीम्स को भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये एरियाज मैं बोलूँगा अगर आप इग्नोर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे या ज़्यादा स्कोरिंग एरियाज नहीं रहते हैं। ये रदर आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, ये ज़्यादा स्कोरिंग एरियाज रहते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे ये प्रिपरेशन डिफरेंट है। थर्ड चीज़, काफ़ी लोगों को लगता है कि सर जो नोटिफिकेशन में फेज़ 2 का सिलेबस है मैं बस लाइन टू लाइन, वर्ड वर्ड टू वर्ड वही करके जाऊंगा। देखिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेबस इंडिकेटिव होता है, एग्जॉस्टिव नहीं होता है। मतलब
एग्जॉस्टिव एग्जामिनर बनाएगा जब उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या कुछ थ्योरीज आपको पूछी जाएंगी जो शायद सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपका फेज 2 का मैनेजमेंट का सिलेबस है। अगर आप यहाँ पे देखें मोटिवेशन के अंदर दे मेंशन आपको कौन कौन सी थ्योरीज पढ़नी है। फर्स्ट थ्योरी, सेकंड थ्योरी, थर्ड थ्योरी, फोर्थ थ्योरी, फिफ्थ थ्योरी एंड सिक्स थ्योरी। तो 6 थ्योरीज उन्होंने मोटिवेशन के अंदर दी हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, सर शुड आई बी ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन दीज थ्योरीज? द आंसर टू दिस इज, आप क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पे आया है। अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई कहीं पे भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ मोटिवेशन। तो वो पूछ सकता है भाई, अगर मोटिवेशन लिखा है उसके बाद चाहे थ्योरी का नाम नहीं लिखा है बट वो पूछ सकता है। सिमिलरली लास्ट ईयर इनफैक्ट ये तो सिलेबस से कोसों दूर वाइगॉत्सी थ्योरी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेटेड थ्योरी है, उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने आप को एक तरह से रोकिए मत कि बस यही वर्ड या यही लाइन जो सिलेबस में लिखी है मुझे पढ़नी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। दो ये फर्स्ट प्रायोरिटी के जो सिलेबस में गिवन है आप उसको करें। फिर बहुत सारे लोगों को फाइनेंस के सिलेबस को लेकर मिथ होता है कि पता नहीं फाइनेंस के सिलेबस में क्या ही है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा तो साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट बैकग्राउंड है, फार्मा बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। अरे भाई हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कि आईटी इन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इन टॉपिक्स के लिए यू नीड नॉट बी अ expert in finance. In fact, if there is any topic where you need to be expert in finance is unit number 8, which is about accounting. That's it. बाकी इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, बहुत ही जनरिक फाइनेंस है। दिस इज नॉट कोर फाइनेंस जो सीए या सीएफएस पढ़ते हैं। और आप न्यूमेरिकल देख लो यार, अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल देख लो, ये देख लो 2021 से न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहे हैं। ये 1 मार्क का आया था, ये भी बहुत बेसिक था, कोई भी कर लेगा। घबराना नहीं है फाइनेंस के सिलेबस को देख के। और फाइनेंस में हमें ये भी लगता है कि पता नहीं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है। एग्जाम में डायनेमिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। 50% स्टैटिक आएगा, 50% करंट आएगा। ऑब्जेक्टिव जो आपका अराउंड 25 मार्क का आता है उसमें से अराउंड 12 से 15 मार्क का करंट आता है। और उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि आरबीआई नोटिफिकेशन आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट ईयर सेबी नोटिफिकेशंस बहुत पूछे गए हैं। तो आरबीआई नोटिफिकेशन के साथ सेबी नोटिफिकेशन जरूर कीजिए। इनफैक्ट फाइनेंस के सिलेबस में स्कीम्स भी पूछ ली जाती हैं कभी कभार। 2023 में आई थिंक दे आस्क्ड अबाउट दी स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सच एज प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, और प्रधानमंत्री की एक आई थिंक सुरक्षा बीमा योजना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, उस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ स्कीम्स हमें करनी रहेंगी। और रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 4 रिपोर्ट आरबीआई की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई, एनुअल रिपोर्ट बाय आरबीआई, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाय आरबीआई, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई। तो ये 6 रिपोर्ट प्लस आरबीआई और सेबी नोटिफिकेशन और स्कीम्स, ये आपको करके जाना है। सिर्फ आरबीआई नोटिफिकेशन पे निर्भर नहीं रहना है। इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आपकी नोटिफिकेशन में सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल है जिसमें क्लियरली मेंशनड है ये वाली रिपोर्ट्स जो मैंने यहाँ लिखी है ये, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस, करेंसी एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे क्लियरली मेंशनड है। मैंने यहीं से उठाई है, बट बच्चे इसको मिस कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में भी करंट आता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या ही आएगा सिलेबस में। कुछ नहीं आता, या तो इन रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर एडिटोरियल्स जो कि आपकी फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड हैं। जैसे कि ये यूपीआई पे आया था, तो आपके सिलेबस में डिजिटल पेमेंट करके टॉपिक है। अब डिजिटल पेमेंट रिलेटेड एडिटोरियल, ये एडिटोरियल आ रहा था न्यूज़पेपर में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ऐसे ही ये रिपोर्ट से क्वेश्चन आया यूनियन बजट से, 2024 में आया था शायद ये। तो ये रिपोर्ट्स मैंने यहाँ यूनियन बजट लिखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया देखो। तो डिस्क्रिप्टिव का भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं है। आप एडिटोरियल्स पढ़ो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, एंड रिपोर्ट्स पढ़ो जो मैंने यहाँ लिखी है। इट मीन्स कि आपका सिलेबस हो गया है फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव का भी। और ईएसआई में लोगों को लगता है कि पता नहीं इकोनॉमिक्स ही है, बहुत ज़्यादा डर के बैठ जाते हैं। भैया इकोनॉमिक्स नहीं है, ईएसआई इज इकोनॉमिक्स पर सोशल इश्यूज। 50 नंबर का पेपर तो सोशल इश्यूज में से आता है, बाकी 50 का इकोनॉमिक्स में से आता है। सोशल इश्यूज में क्या है, बहुत आसान टॉपिक्स हैं। जेंडर इशू, सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, वेरी कॉमन सेंसिकल टॉपिक्स विच एनीबॉडी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, आई वुड से विद इन 7 days। बट प्रॉब्लम
ये है कि भैया इसमें से स्टैटिक कुछ आता नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स आएंगे। ओवरऑल भी अगर आप ईएसआई के पेपर को देखें तो स्टैटिक का वेटेज ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 5 मार्क है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आप देखेंगे कि 75 मार्क्स आउट ऑफ 100, 45+30 इज करंट अफेयर्स। तो ईएसआई का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको उसको बहुत वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स के आप ई के मतलब इकोनॉमिक्स के आप बेसिक चैप्टर्स पढ़िए, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज और पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बस। बाकी करंट पे फोकस करना है, ठीक है? तो ज़्यादा सिलेबस में घुसना नहीं है। करंट में क्या आता है भाई, जो ये वाला करंट है 45 मार्क्स का, इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि फेज 2 में गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, नहीं। पिछले 2 साल से 10 नंबर की आ रही हैं बस, रिपोर्ट्स आ रही हैं 25 से 30 नंबर की। मतलब जो ये 45 मार्क्स का वेटेज है, इसमें रिपोर्ट्स का ही 30 मार्क का वेटेज है पिछले 2 साल में, ना कि गवर्नमेंट स्कीम्स का। उससे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स का होता था। और जो भी ये गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स या ईएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि 1 साल पता नहीं या 1.5 साल के पढ़ने। पॉसिबल ही नहीं है। आप 6 to 9 मंथ्स गवर्नमेंट स्कीम्स और ईएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स में लगाएं, और रिपोर्ट्स आई वुड से 9 to 12 मंथ्स। रिपोर्ट्स थोड़ी पुरानी भी पूछ लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या पढ़ना है? मैंने बोला 6 to 9 मंथ्स। कैसे? पीआईबी पे जाओ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ पे जो भी स्कीम्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी की कोई स्कीम है, वीमेन एम्पावरमेंट की कोई स्कीम है, अर्बनाइजेशन की कोई स्कीम है, ठीक है, सोशल जस्टिस की कोई स्कीम है, जो भी स्कीम्स आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, अगर वो न्यूज़ में है, मतलब उन पे कोई चर्चा हो रही है एग्ज़ाम से 6 से 9 महीने पहले, कहाँ? पीआईबी पे, दे बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड नथिंग एल्स। और रिपोर्ट्स में क्या पढ़ना है? ये रिपोर्ट्स पढ़नी है, ये 8। इसमें से काफ़ी मैं फाइनेंस सेक्शन में बता चुका हूँ: इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट। इसके अलावा 2 रिपोर्ट जो आपको पढ़नी है: वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है। एंड 9th पॉइंट इज, इन 8 रिपोर्ट्स के अलावा वॉट एवर रिपोर्ट्स आर रिलेटेड टू फेज 2 सिलेबस, जैसे कि आपके फेज 2 सिलेबस में जेंडर इक्वालिटी है, एनवायरनमेंट है, पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, अर्बनाइजेशन है, इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़नी है। बट अब सारी तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड वो रिपोर्ट्स पढ़नी है विच आर रिलीज बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, मतलब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज की हैं, जैसे कि आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने, यूनिसेफ ने, ओईसीडी ने, यूनेस्को ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यूनाइटेड नेशंस ने, डब्ल्यूटीओ ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, आईएलओ ने, ठीक है? या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेचर, जो नेशनल लेवल पे बड़े बड़े नाम है: आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग। तो या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो आपको पढ़नी है। कौन सी? जो इस सिलेबस से रिलेटेड है और इन्हीं बॉडीज ने रिलीज की हैं। सिलेबस से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो हजारों रिपोर्ट्स होंगी, बट इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की हमें पढ़नी है, ठीक है? और करंट में भी भैया कुछ जो डिस्क्रिप्टिव है, इसमें भी वही है। जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई, या तो इनमें से क्वेश्चन आएगा या एडिटोरियल्स में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? अब जैसे ये क्वेश्चन था, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सो दैट इज फ्रॉम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024, एंड एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ योर टॉपिक्स, तो दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू योर फेज 2 सिलेबस एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम इट। ऐसे ही रूरल इंडिया नीड्स टू गिव प्रायोरिटी टू विमेन लेड डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक सर्वे में से पूछा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्वेश्चन था, तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने लिखा है यहाँ पे कि भैया इंपॉर्टेंट है। तो अगेन डिस्क्रिप्टिव का भी आपको लगता है सिलेबस नहीं है, यही सिलेबस है, इस पे फोकस करो, इसी से पेपर आएगा, ठीक है? तो ये एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में डर है कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे, अब आई होप कि सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वांट रीजनिंग डिफरेंट है बैंकिंग से, करंट अफेयर्स कैसे डिफरेंट है बैंकिंग से, ईएसआई फाइनेंस कैसे
ज़्यादा टफ ना होकर आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारा वेटेज उसमें करंट अफेयर्स का है। और मैं जाते जाते आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बताना चाहूँगा। तो बहुत सारे लोग जो आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर एडुटैप इफ़ यू ट्रस्ट अस। तो ये हमारे कोर्सेज हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, अंडर द कोर्सेज सेक्शन गो फॉर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिल्वर कोर्स है विच इज़ फॉर बेसिकली फेज 2 प्लस इंटरव्यू। इसमें आपको फेज 1 जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा। दो दी फेज 1 करंट अफेयर्स यू विल ऑल्सो गेट इन सिल्वर कोर्स बिकॉज फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ योर एग्जाम हैज़ कॉमन करंट अफेयर्स। तो इसमें बस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे फेज 1 के, बाकी सारा सेम है। गोल्ड में आपको सारा कुछ मिलेगा, फेज 1 का, फेज 2 का, इंटरव्यू का, सारा कुछ मिलेगा। ठीक है। और काफ़ी लोग कॉम्बो कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई नबार्ड, आरबीआई सेबी, आरबीआई नबार्ड सेबी, इरडाई आरबीआई, तो ये सारे कॉम्बो कोर्सेज हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप चूज़ कर सकते हैं विच एग्जाम्स यू वांट टू अपीयर फॉर। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई टेक योर लीव। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।